अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। और प्रोग्राम है एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट। प्रीवियस 2 से 3 एपिसोड के अंदर हम बहुत सारे स्पेशल गेस्ट के साथ आपको मिलवा चुके हैं। एंड देन अगेन हमारी कोशिश और काविश यही होती है कि किस कदर एजुकेशन के अंदर जो डेवलपमेंट का मामला चल रहा है, एंड देन अगेन किस तेजी के साथ हम एजुकेशन के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, या डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स या जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको किस तरह या उस गैप को किस तरह फिल किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है। एंड देन अगेन लीडरशिप अपने आप एक बहुत बड़ा किरदार होता है जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। देन अगेन उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। आज के प्रोग्राम के जो गेस्ट है वो भी बहुत ही मैं कहूंगा कि अपने कामों की सलाहियत की वजह से एंड देन अगेन इनोवेशन की वजह से अपने आप में एक बड़ी ही मैं कहूंगा कि रिस्पेक्ट और ऑनर रखते हैं। आज मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि दो जो मेरे गेस्ट हैं आज, वो माशाल्लाह अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे से और बेहतरीन अंदाज से कर चुके हैं। जब हम उनसे डिस्कशन करेंगे उसमें भी बहुत सारी चीजों का आपका आइडिया हो जाएगा। और शो का फॉर्मेट इस कुछ इस तरह से होता है कि जो करंटली हमारे स्कॉलर हैं, एक हमारा गेस्ट जो हमारी करंटली इनरोलमेंट में एज स्कॉलर है वो होता है, एंड देन अगेन एक हमारे जो है कॉर्पोरेट से या ये कहें कि फील्ड से जो जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस हो वो गेस्ट होते हैं। तो आज मेरे जो शो की मैं ये कहूंगा कि रौनक बढ़ाने के लिए हमारे साथ है वो कुछ इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि देखा जाए तो वो खुद कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, एंड देन अगेन वो सॉफ्ट स्किल्स के बहुत बड़े माहिर हैं, और खुद जो है ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी एसोसिएट हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, एंड कंसल्टेंट भी हैं। एंड देन अगेन जो इम्पोर्टेंट चीज, जो बाहर लोग किसी भी तरह से फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो करना चाह रहे हैं, उसमें वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हेडवे इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं, जहां पर मैंने पहले भी किया कि जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं या फ्यूचर में अपने अब्रॉड कहीं पर भी एजुकेशन या दूसरी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के अंदर अपने आप को जैसा कि इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप जो है प्रिंसिपल भी है द लीडर कैम्ब्रिज स्कूलिंग सिस्टम के। जी हाँ, नन अदर देन सर फरीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए आए सर। प्लेजर। और उसी के साथ हमारी एक बहन हमारे साथ मौजूद है जो कि स्कॉलर भी हैं, एंड देन अगेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के उन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ही मैं कहूँगा इनोवेटिव है, और मैं चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको और हिम्मत, ताकत और इस्तिताअत दे कि वो जिंदगी में कुछ इनोवेटिव और ज्यादा काम करें। लास्टली जो मैंने उनके साथ एक चीज पे डिस्कशन किया था वो था ट्रांस लिटरेसी प्रोग्राम। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ये एक लिटरेसी प्रोग्राम का इनिशिएट दिया गया था। आप जो है उसमें ग्रुप लीडर थी, एंड देन अगेन दारुल अरकम के नाम से स्कूलिंग सिस्टम है जहां पर ये ओडी कंसल्टेंट भी रही है। आपका नाम खिजर फातिमा शेख साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो शो है, आज मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, और अगेन मैं यही कहूंगा कि जो आज का शो होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। सर फरीद साहब, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब हम एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन के इस फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आप ये जो चीजें हैं, मतलब जैसा कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन चैलेंजेस को कैसे परसीव करते हैं, क्या समझते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आजकल हैं हमारे पास? देयर आर मेनी चैलेंजेस। इस वक्त तो जो एजुकेशन है, खास तौर पे हम गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में देखते हैं और प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, जो कॉमनली एक चैलेंज आ रहा है कि बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर चुके हैं कि आर दे केपेबल इनफ टू बी एम्प्लॉयबल। सही। कि क्या वो उनके साथ एम्प्लॉयबिलिटी का इशू है या नहीं है। एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद ये भी डिफरेंस लोगों को पता नहीं है कि क्या एजुकेशन आइदर फॉर अ लिविंग है या फॉर अ कॉन्शियस माइंड, एक शऊर के लिए है। तो ये डिफरेंसेस लोगों को पता नहीं होते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिवाइड ये है कि लोग 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल एक पूरी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो खड़े हैं और वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि देयर आर नो जॉब्स। सो देयर इज नो आंसर टू इट। यस, देयर मे बी, अगर कोई हमारे मुल्क के बड़े लोग इसको प्लान करें, इसको सोचें, तो इसका जवाब दिया जा सकता है। तो एक चैलेंज है एम्प्लॉयबिलिटी, एक है कॉन्फिडेंस कि लोग डिपेंडेंट हैं कि कहीं से इनिशिएटिव्स हो, वो अप्लाई करें,
और दे मस्ट गेट हायर्ड, वो अपनी एबिलिटी और स्किल्स को नहीं देखते कि क्या वो कॉम्पीट कर रही है 2023 में, और आज का जो बच्चा जो है वो कौन सी जिंदगी गुजारेगा 2030 में, 2035 में, 2040 में और बियॉन्ड। इसका मतलब है हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि द लाइफ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू हैव आफ्टर देयर यूनिवर्सिटी और आफ्टर देयर स्कूल्स। तो ये बड़े इस वक्त एजुकेशन के सबसे बड़े मसाइल है। इसके अंदर एक और जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो है एथिकल प्रॉब्लम्स। सही। जो वेस्ट में था अपने लिए जिंदगी गुजारनी है, फैमिली यूनिट नहीं है। अगर एक शख्स ये सोचने लग जाए कि मुझे ही सब कुछ करना है और मैं अपने लिए करूंगा, द रेस्ट ऑफ फैमिली इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एथिकल इश्यूज भी आए जो फैमिली यूनिट को मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा डेंजरस है इसके लिए। तो दे अगेन अच्छा ये क्यों एजुकेशन क्यों रेस्पॉन्सिबल? भाई बच्चा सबसे ज्यादा टाइम एजुकेशन को देता है, बिल्कुल। स्कूल, यूनिवर्सिटी, मदरसा, राइट। उसके बाद जब इतना टाइम गुजारने के बाद भी ये वैल्यूज वो वहां से ना लेके निकले, तो देयर इज अ क्वेश्चन टू दिस एजुकेशनल सिस्टम। सही। अच्छा सर, अब ऑब्वियसली आप ट्रेनर भी हैं और एक एजुकेशन फील्ड से भी वाबस्ता है और आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे मामलात में लीडरशिप को हम देखते हैं एंड देन अगेन लीडरशिप के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं जिसे हम इन अदर वर्ड्स के स्टाइल्स। So what kind of a style do you follow in a leadership sort of things? देखिए सबसे पहले what I feel is leadership demands you to be currently equipped with the information which is prevalent around. So स्कूल लीडरशिप हो या एजुकेशन लीडरशिप हो, उसको पता होना चाहिए आजकल के मसाइल क्या हैं और वो कैसे अपनी एजुकेशन अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करे, और वो बच्चा जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो एग्जाम में तो पास हो जाते हैं मगर जिंदगी में फेल हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट द एजुकेशनल लीडरशिप रिक्वायर्स टू थिंक अबाउट कि बच्चा रियल लाइफ में जाए तो वो कामयाब हो। टफ टाइम्स आएंगे बट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज को केटर करने के लिए स्कूल लीडरशिप को खुद अपने लर्निंग मोड पर रहना होगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है कि वो जिंदगी में एजुकेशन हासिल कर चुके, तो फिर वो एजुकेशन लीडरशिप पे क्यों है? बिल्कुल। एजुकेशन लीडरशिप डिमांड्स यू टू बी ऑल द टाइम लर्निंग। वो अपने हालात और वाकया से सीख कर वो अपने सिस्टम में जहां पे भी वो रेस्पॉन्सिबल है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। मैं अपना एक स्कूल रन करता हूं, वहां पर मैंने सॉफ्ट स्किल्स का एक पोर्शन रखा हुआ है। जी जी। वहां पर मुख्तलिफ करंट इश्यूज में ई कॉमर्स पर क्लास 5 ऑनवर्ड्स उनको पता होना चाहिए ई कॉमर्स आज की जो हकीकत है फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मुख्तलिफ जो वर्ल्ड फेमस जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, उनको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक दूसरा सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू कोप विद डिफिकल्ट टाइम्स। हमेशा हैप्पी टाइम नहीं होता, बिल्कुल। तो जब वो नीचे की तरफ जा रहे हो तो वो अपने आप को बाउंस बैक कैसे करेंगे। तो ये एजुकेशन, फिर इसके साथ साथ लैंग्वेज स्किल्स, जो कि अगेन मैं समझता हूं कि 80% से लेके 90% आई वुड से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रायोरिटी नहीं। देयर आर नो कॉन्वर्सेशन क्लासेस, ओनली रीडिंग एंड राइटिंग आर टॉट। एक्चुअली व्हाई दे आर टॉट? बिकॉज दे आर टेस्टेड। व्हाई दे आर टेस्टेड? बिकॉज दे नीड टू पास ऑन देयर एग्जाम्स। सो व्हाट हैपेंस इज लिसनिंग और स्पीकिंग, वो बच्चे की जो रियल टाइम में है वो उसको फेस करनी पड़ती है। तो मैंने उसको अपने स्कूल में ये इनकॉर्पोरेट कर रखा है कि भाई इन एवरी असेंबली one student from each class would come and do a presentation from class 1. सही। So this is what I realize in being 2023 and years to come ahead. उसमें मैं ये डिसाइड करता हूँ कि बच्चे जब जाएंगे तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। So keeping all those in mind, उसको मैं समझता हूँ कि अपना हिस्सा डालने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, ये बहुत सी चीजें आपकी बातों से आइडिया भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि जब से आपने स्टार्ट किया स्कूलिंग सिस्टम या एजुकेशन के अंदर आए, अगेन आपकी लीडरशिप जो चीजें हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, या ये कहूँगे जो आपके सेट्स हैं, स्किल सेट्स, वो किस तरह इवॉल्व हुए? आपने उनको किस तरह पाया? देखिए ये वही वाली बात है कि मेरा जो लीडरशिप स्टाइल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरा ऐसे लोगों से ताल्लुक है, अपनी रीडिंग है जो बाकी में एजुकेशन में है। सही।
इनसे खुद मैं स्कूल लीडरशिप मैंने 200 आवर्स का कोर्स किया फ्रॉम टीचर और वो जिनसे मैंने किया प्रोफेसर अब्बास हुसैन इज माय मेंटर एज वेल। तो मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा रही है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, सही। क्योंकि दो किस्म के एजुकेशनल लीडरशिप वाले लोग हैं, एक इन्वेस्टर है, एक रियल टाइम एजुकेशनिस्ट है। तो अब हम दोनों का बड़ा डिफरेंस है। अगर इन्वेस्टर माइंडसेट है और जो एजुकेशन है उसका उसका स्टांस कोई और होगा, और जो रियल टाइम एजुकेशन है उनका स्टांस कुछ और होगा। तो मैंने इसको इस तरह से सीखा कि अपने लीडरशिप में खासतौर पर टीचर्स की ट्रेनिंग को मैंने जो है मैंडेटरी किया कि इन एनी केस एवरी सैटरडे देयर विल बी अ वर्कशॉप। बहुत सारे प्रीसेट होते हैं, इनसेट होते हैं जो जून और जुलाई में समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में होते हैं, बट इन माय एजुकेशनल में जहाँ मैं ये चीजें करता हूँ एवरी वीक ट्रेनिंग सेशन होते हैं। Why I say that? If teachers are more equipped, more to their subject or to their teaching, मैं समझता हूँ ज़्यादा better they can contribute to the society. एग्री सर। अच्छा फातिमा खिजरा साहिबा, जी। ऑब्वियसली आप भी स्कॉलर हैं तो Yes. मैं आपका इनपुट भी लेना चाहूंगा। Yeah, really. I would like to add on जो हमने अभी डिस्कशन की है, इस डिस्कशन को अगर मैं अपने कंटेंट जो थ्योरीज हमने पढ़ी उस थ्योरी के साथ कनेक्ट करते हैं जो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर्स में हमें मिस सादिया दुरानी ने सारे कंटेंट्स को कवर किया। सो आई वुड लाइक टू से कि ये हमारी सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल में फॉल करता है, बिकॉज सिचुएशनल लीडर्स आर दोज लीडर्स जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको अपना लीडरशिप स्टाइल किस तरह स्विच करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस किस तरह से उस लीडरशिप स्टाइल को लेकर चलना है। दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर एज इन स्पेशली फॉर एन एजुकेशनल लीडर। ये बेस्ट लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें वो एज अ सिचुएशन वो उसको उसी तरह लेकर चलते हैं। एंड देन बीइंग एन एजुकेशनल लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ विजनरी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, ताकि आप एंड प्रोडक्ट को पहले सोचते हैं। बिकॉज विजनरी लीडर स्पेशली वो होते हैं जो कुछ भी कोई भी काम करने से पहले उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एंड देखते हैं कि उसका एंड क्या होगा। दे विजन इट आउट एंड दे देन ओनली गो फॉर दैट थिंग, अदरवाइज दे लीव इट इन द बिगिनिंग ओनली। सही। So do you follow any leadership style in Yeah. your life? For me, I feel that I am a visionary leader क्योंकि मैं हमेशा टास्क शुरू करने से पहले एंड प्रोडक्ट सोचती हूँ, पूरा एक अपने दिमाग में उसका पूरा प्लानिंग करती हूँ, एंड में देखती हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। एंड इफ आई फाइंड समथिंग वैल्यूएबल, something that will help me out in my profession or anything जो मुझे profitable feel हो रहा होता है, better feel हो रहा होता है for me and obviously for my educational community, then only I go for that thing, otherwise I won't. सही। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, कब से Sure. मैं चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस करूं। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन होती है तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कम्युनिटी सर्विंग भी होता है, इंटरनल मैनेजमेंट भी होती है, कभी आउटसाइड से भी चीज़ें होती हैं, स्टाफ भी होता है, एंड देन अगेन टीचिंग वगैरह सारा कुछ। मगर रेपुटेशन या उस इंस्टीट्यूशन की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए आपको एक इफेक्टिव और हार्ड वर्किंग टीम की ज़रूरत होती है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज बीइंग अ लीडर डू यू फॉलो टू मेंटेन दैट ऑल एंड मोटिवेट योर टीम, बिकॉज मोटिवेशन इज बिग एलिमेंट दीस डेज। Yes. See, it begins with I believe culture has to be prevalent. ओके। This is not one-time event. This has to be a culture coming in that particular organization. And you know what? Culture comes from the top. So मैंने जो अपने environment में जो चीजें की हैं ताकि लोग when they come to, they feel motivated, they feel appreciated, they feel valued. For example, सबसे पहले तो मैं ये कल्चर है कि हम एक दूसरे की सुने, sort of a democracy. If there is something coming in, we take the opinion of our team members. वेरी ट्रू। And team members का input लेना और उसको appreciate करते हुए encourage करना जो हमारे environment को suit बिल्कुल। करता है, by giving strong reasons उसको either accept करना और future possibility के लिए रख देना, बिल्कुल। instead of straight away rejecting it कि ये हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है वो टाइम बेहतर ना हो उस मशवरे के लिए, या there is something more required to implement that particular suggestion or advice. तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि the environment or culture of being valued and being important
क्योंकि टीम मेंबर्स को ये रियलाइज होना चाहिए दे आर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर सेट बेस्ड जो कल्चर होता है ना, वहाँ प्रॉब्लम्स काफी होते हैं, वहाँ फेवरेट्स होते हैं, वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है बिहेवियर में। तो मैंने जो चीजें स्टैब्लिश कर रखी है वो ये है, केयर एंड ग्रोथ मॉडल एस्टर शौकत ने कहा है कि केयर एंड ग्रोथ मॉडल एक ऐसा जबरदस्त है, आइडिया इसमें लोगों का केयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दे नीड। सही सर। ठीक है, जनरल नीड से लेके उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको सामने रखते हुए एक, दूसरा जो ग्रोथ वाला एलिमेंट है, बहुत से लोग भी वांट टू एक्चुअली ग्रो, दे वांट टू डेवलप देमसेल्व्स, तो उनके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट भी है। सही। सो फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की एग्जांपल दे सकूं कि टीचर्स में मैंने उनको कहा है कि भैया आपका रिसर्च वर्क एवरी वीक होना चाहिए और 2 से 2 to 3 मिनट्स आपकी एक स्पीच होनी चाहिए टू ऑल ऑफ द टीचर्स टुगेदर। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी है, कोई सुपर पास नहीं कर रहा और अंडर रेट नहीं हो रहा, सब लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज अ कल्चर दैट आई एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट एंड डेवलप इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सही। अच्छा, मैं एक आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगा कि आपने ट्रांसलिटरेसी प्रोग्राम के अंदर एज ए टीम लीडर काम किया। अगेन जो सवाल मेरे सर से भी था आपसे भी वही है कि टीम की मोटिवेशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी, इफेक्टिव काम के लिए मोटिवेशन के लिए स्ट्रेटजीज वगैरह यूज की जाती हैं, तो हाउ डू यू गेट दैट एक्सपीरियंस? It was, first of all, I would like to thank Zabis that that platform was provided to us by Zabis only, or it was part of our one of the course that was educational leadership and management in my masters. तो डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस था ट्रांस के साथ काम करना। इट वाज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज वो इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं होते आपसे और वो अपनी चीजें इतनी जल्दी डिस्कशन के मोड पे नहीं आते। सो बीइंग अ लीडर I faced big challenges, yes, or it wasn't easy to work as a team leader, coordinate करना, लेकिन because we were going through that course at that time, तो उसमें different strategies हैं। Being a leader आप different strategies करते हैं जिसके through आप ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप डायनामिक थ्योरी है, आप उसके थ्रू ग्रुप पे जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो you need to look and you need to listen every participant, you need to value every participant। जहाँ अभी मैंने सिचुएशनल लीडरशिप की बात की थी तो वो यही है कि आप एथिकल लीडर होते हैं, सिचुएशनल लीडर होते हैं, विजनरी होते हैं, अपने विजन और मिशन को थ्रू आउट टीम लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वन मैन शो नहीं होता, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम यू नीड टू डिवाइड योर पावर, एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग योर पावर विद इन योर ग्रुप मेंबर्स तो वो फिर नो मोर वन मैन शो रहता नहीं है और फिर स्मूथली सारा काम हो जाता है। वन बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कोलैबोरेशन। आपने जितना काम किया आप उसको कोलैबोरेट करें, बैठें, डिस्कस करें, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो डिस्कशन करें, and then yes, effective communication as a leader, it is very important। या मैं तो कहूंगी कि it's a key for a leader। अगर आपको successful leader बनना है, you should be an effective communicator। सही। सर बहुत सी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हम भी लर्न करते हैं, इवन हमारा मकसद भी यही होता है कि आप लोगों से जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई हासिल हो और उनके एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख सकें। और माजरत के साथ एक मामला होता है, हमेशा इंसान जो है ना, इंसान की बड़ी अजीब फितरत होती है, कभी बन जाए तो बन जाए और बिगड़ जाए तो बहुत मामला खराब हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े इदारे को चलाना जहाँ स्टूडेंट्स के भी आपस में कभी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, कभी स्टाफ के, कभी जो आपकी फैकल्टी होगी उसके, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स तो कभी डिसएग्रीमेंट्स तो कभी बहुत सारे मतलब कम्युनिटी वाइज पेरेंट्स की शिकायत आ गई। तो इन मामलात के लिए क्या स्ट्रेटजीज और किस तरह इन मामलात को बीइंग अ लीडर आप डील करते हैं? देखिए, एज फार एज दीज कंप्लेंट्स, जिसको हम समझते हैं कि दीज आर सजेशंस, बिल्कुल, वी नेवर टेक देम एज कंप्लेंट्स। जैसे ही आप कंप्लेंट मोड में होते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, पर जैसे ही आप एडवाइसेस और सजेशंस को एक्सेप्ट करने के मूड में होते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। सो इट कम्स टू अ ग्रेट फेवर फॉर अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स करने में। अच्छा, दो चीजें बड़ी अहम होती हैं जब आप किसी को सुन रहे होते हैं, तो आपको दो फिल्टर लगाने होते हैं। सही। वो फिल्टर क्या है? अगर कोई शिकायत आ रही है जिसको हम कहते हैं कि ये तजवीज है, अगर वो वाकई में है
तो विद ओपन हार्ट इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. सही. The moment you take this courage to accept it, the moment you also develop and one more courage to resolve the नया, और नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो. बिल्कुल. तो एक फिल्टर ये लग गया कि अगर है तो इसे डिफरेंस होने के बजाय और डिफरेंट करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करें, उसको दूर करें, ताकि आपकी ही क्वालिटी में इजाफा होगा. वो जो शख्स ये लेकर आया है, मैं समझता हूँ कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन में थैंकफुल होना चाहिए. तो उसने आगे बता दिया. नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते ही नहीं है. बिल्कुल. कैसे पता चलेगा एक मिस्टेक अगर हो रही है एंड नोबडी इज देयर टू टेल, इसका मतलब है यू आर रिपीटिंग दोस मिस्टेक्स अगेन. इसका मतलब है यू आर नॉट लर्निंग. तो इसका मतलब ये हुआ कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. इंडीड. तो हम यहाँ पर एवरी पर्सन फ्रॉम स्टाफ से लेके टीचिंग स्टाफ से लेके और टीम मेंबर से लेके सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आया है, वी नीड टू टेक इट. एक बात तो ये हो गई. दूसरा फिल्टर जो हम लगाते हैं वो गलत फहमी का लगाते हैं, because people are coming with sometimes information with the wrong information. तो we listen and tell the reality, this is not that way. मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है, we need to correct it. So we also correct people. So अगर आप इस मूड में रहते हैं तो there is no conflict in. इसको conflict develop होता ही नहीं है, because there is preventive measure. कॉन्फ्लिक्ट जब होगा जब दो पार्टीज जो है ना अपने व्यू पॉइंट पर अटक जाए. हम तो फौरन से ही वी आर रेडी टू रिजॉल्व है तो ठीक है, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. कमी रह जाती है, इट डजंट मीन कि हम उसको डिफेंड करें और उसको परसिस्ट करें कि नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये आंखें बंद करने के बराबर होगा. सो देयर विल बी अ वोल्केनिक इफेक्ट आफ्टर सम टाइम, अगर उसको मुसलसल इग्नोर किया जाता है तो. सो दैट इज द वे वी हैंडल इट. आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमारे जो है, अगर जैसे हम इसको थ्योरी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर दोस कॉन्फ्लिक्ट्स जिसमें विन विन सिचुएशन होती है, एंड बेटर साइड यही होती है कि हम विन विन सिचुएशन की तरफ जाएं रादर देन डिसफंक्शनल जिसमें हमारे पास विन एंड लूज सिचुएशन हो. ये सारे मामला अपनी जगह हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व भी सारा कुछ. सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि उस चीजों को बिठा के किसी तरह से हम कहते हैं यार बात को या मामला को कहीं सेटलमेंट के राउंड पे लेके जाते, तो यहाँ पर जरूरत होती है आपके पावर की, यानी कि अथॉरिटी की, या जो आपकी एक पोजीशन होती है उसकी. तो पोजीशन में भी यही मामला आता है कि अगर आप पोजीशन का सही इस्तेमाल करें तो मामला बहुत अच्छे हो जाते हैं, और पोजीशन का बिगाड़ करें तो इस पोजीशन और अथॉरिटी का यूजेज एंड लीडरशिप मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या देखते हैं और किस कदर देखते हैं? सी अभी रिसेंटली हमने बात की थी, कल्चर की बात है. जब आपका बिहेवियर न्यूट्रल रहता है, देयर आर नो फेवरेट्स, तो फिर आप सही बात कर रहे होते हैं. जी जी. तो बोथ द पार्टीज अगर दो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द रियलिटी के भी इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये साहब जो हैं, जो कि इस पोजीशन पे हैं, ये बात को बिल्कुल सही अंदाज में कर रहे हैं. ताकि अच्छा जब ये चीज आ जाती है, इमेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं, आपका इमेज कैसा है, हाउ आर यू नोन फॉर, व्हाट आर यू फेमस फॉर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. हक बात करने के लिए या फेवरेटिज्म शो करने के लिए? जहां फेवरेटिज्म होगा वहां इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, दे गेट वर्सन, और वो बहुत ज्यादा खराब होते चले जाते हैं. तो मैं समझता हूं कि एक हक बात कहने के लिए आपको यू नीड टू लिसन बोथ साइड्स, बिकॉज सी क्योंकि हमारा टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि उसमें हेल्दी टॉपिक्स भी होते हैं, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, अनहेल्दी भी होते हैं डेफिनेटली. अभी बात कर रहे हैं कि एज के अगर इस तरह कहा जाए तो आपका रोल क्या होता है. तो गलतफहमी दूर करना अगर दोनों के दरमियान में है, और वो एक कोलैबोरेट होता है, लफ्ज कोलैबोरेशन. कोलैबोरेट इज वर्किंग ऑन अ सेम प्रोजेक्ट, और हमारा टारगेट गोल ये है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, बिल्कुल दो डिस्टर्ब ना हो. तो उसमें यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टीज को सुनकर उनकी गलतफहमियों को दूर करना. सही. अच्छा सर, ये सारे मामला जब हम देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जस्ट लाइक खुदा न खास्ता कभी इंसान है कहीं मसरूफ हो जाता है, या कोई ऐसी एंगेजमेंट्स होती हैं जिसमें आप उस मामला को टाइम नहीं दे पाए, तो एक बेस्ट अल्टरनेट होता है, यानी कि आपकी जगह कोई और भी उसी फराइज को सर अंजाम दे सके. तो उसके लिए भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है कोई ऐसा पोटेंशियल बंदा या बंदी जो लीडरशिप की स्किल्स के हिसाब से, तो एक तो उसकी फाइंडिंग बड़ा
औखा काम है जो मुझे लगता है। एंड देन अगेन उसके बाद अगर फाइंडिंग हो जाए तो हाउ टू ट्रेन देम, लाइक द वे द लीडर शुड परज्यूम द इश्यूज प्रॉब्लम्स, या हम कहते हैं ना कि दो बड़े मामला बड़े अजीब होते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर, एक बहुत खुशी, खुशी के अंदर एक्साइटमेंट, और दुख तो उसके अंदर सैडनेस। ये दोनों मामला में लीडर्स ही लोगों को संभालते हैं। Exactly. तो आई वुड लव टू नो हाउ यू डील विद दैट, और Absolutely. किस तरह फाइंडिंग्स होती है, किस तरह ट्रेनिंग्स होती है। That's where succession planning comes in. इंडीड। मैं समझता हूँ कि अगर आप भी सेंटर ऑफ अटेंशन है तो फिर मसाइल है, बिकॉज यू आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर। सही। What I've done is, in my absence, or most of the time in my presence too, I have given authority and a confidence of mind कि आप इन issues को इसी तरह से हैंडल करें the way we have it in a culture. It's not something that you need to bring in. जो एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको लेके चलते हुए, मिसाल के तौर पे प्री प्राइमरी एक सेक्शन है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, इन तीनों के हेड्स हैं। सही। They handle everything, they know the culture, they handle it. If they are not able to handle it in any way, for example, that's where I come in. It's not something कि कोई हर इशू में मेरा कोई रोल है। मेरा रोल ये है कि I've developed एक सक्सेशन प्लानिंग को सक्सेसर बनाए, उनको ट्रस्ट किया और आप हैंडल करें, यू टेक इट एज योर, ओनरशिप दी है उन्हें, तो वो दे कम एज ओनर, दे गो एज ऑनर, तो वो अपने इश्यूज को वैसे ही हैंडल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी एजुकेशन लीडरशिप में आपका ऑल्टरनेट, आपका सब्स्टिट्यूट इन अ सेंस विद अथॉरिटी, कंट्रोल्ड अथॉरिटी भी आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, और ये मेरे ख्याल में कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। सही। अच्छा, ऑब्वियसली आपकी भी लर्निंग्स है इस मामले में। चाहूंगा कि इवन आपने भी एक प्रोजेक्ट में एज अ लीड काम किया है, तो अथॉरिटी एंड देन अगेन लोगों के लिए जस्ट लाइक मैं कहूँगी पोटेंशियल फाइंडिंग्स करना या उनको एज अ लीडर तैयार करना, बीइंग अ लीडर, इसमें आपका एजुकेशन मामला जो है वो क्या कहते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी पावर को डेलीगेट करता है, अपनी पावर को अपने तक नहीं रखता बल्कि डिवाइड करता है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ आवर वन ऑफ आवर कोर्स लीडर, दैट इज अ ट्रू एजुकेशन लीडर, मिस सादिया दुरानी। उनके हर कोर्स के एंड में हम कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जरूर कर रहे होते हैं जिसमें वो अपनी पावर हमें डेलीगेट कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती हैं, वो हमें उस लेवल पे लेकर आती हैं, आउटडोर एक्सपीरियंसेस देती हैं। हमने जितने इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें ट्रांसलिटरेसी प्रोग्राम वाज अ डिफरेंट एंड यूनिक प्रोग्राम जो अब तक जाबिस में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हुआ है, और क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली आवर HOD एंड मिस सादिया एज वेल। तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट एग्जाम्पल कि ये थी पावर की डिवीजन, पावर, अपनी पावर को डिवाइड करना और ये फेयर ना रखना एज ए लीडर कि मेरे लेवल पे या मेरी पोजीशन पे आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद यही मेरे स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे टीचर्स हमें प्रमोट कर रहे होते हैं टू गो फॉर यूनिवर्सिटी टीचिंग इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट फेयर कि नहीं ये हमारे लेवल पे क्यों आएंगे। तो ये होता है पावर को डिवाइड करना। एंड व्हेन आई वर्कड एज अ टीम लीडर, वी यूज्ड टू डिवाइड आवर वर्क। ऐसा नहीं था कि सारा काम मैं ही कर रही थी, ऑब्वियसली इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर असाइनमेंट, आई वाज जस्ट अ लीडर। लीडर मींस कि सबका काम एक जगह कलेक्ट करके सबमिट कर दिया, दैट्स इट। एंड देन टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो उसको rather than making it dysfunctional, we go to the win-win situation और effective communication हो जाए, that's it। बाकी जितना भी काम था, we used to divide everything, and even now whenever हमारे क्लास के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर उसमें कोई टीम लीडर होता है, so we used to divide our things and that's how things goes on। सही। सर, ऑब्वियसली लर्निंग्स का मामला है तो सवालात तो मेरे पास बहुत सारे हैं, टाइम का भी मामला देखा जाता है, मतलब अगेन काम की बात और लर्निंग की बात पे मैं चाहूंगा कि आपका हमें इसी तरह रहनुमाई मिले। सर, कोई भी कल्चर होता है या कहीं पे भी किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ के कल्चर को सस्टेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं मानता हूँ होता है।
मोटिवेशन सब चीजें अपनी जगह, मगर बात वही है कि ह्यूमन जो साइकी है कहीं पे भी बिगड़ जाती है, बहुत सारे मामला शुरू हो जाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है उस एंटाइटी का होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि भाई जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सबसे पहले यही चीज कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और सक्सेसफुली, तो उसके लिए चाहिए मेंटेनेंस। तो एक कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है, एंड देन अगेन उसमें इंक्लूसिविटी की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है, ऑनर की बात होती है, एंड देन अगेन उसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लेगेसी की बात होती है। तो इन सब चीजों को सस्टेन करने के हवाले से क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या जस्ट लाइक आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आप क्या इस चीज पे अपना इनपुट देना चाहेंगे? अच्छा, जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो थ्योरी काम करती है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कीप चेंजिंग, इंडीड, और अगर वो पॉलिसीज पे अपने काम ना करें, सही सर, पॉलिसीज को हमेशा को होता है ना कि टेस्टर्स लगे रहें, फिल्टर्स लगे रहें, तो उसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। बिल्कुल। एक तो ये है। दूसरा, यू नीड टू कीप टेलिंग पीपल द पॉलिसीज, जिसको हम बोलते हैं कि आपने सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर्स देने। इंकल्केशन कब होता है? व्हेन यू कीप रिपीटिंग थिंग्स, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस होती हुई नजर आए। फॉर एग्जाम्पल इन सम सिचुएशन में अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये ट्रेनिंग वाला जो मॉड्यूल है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। सही। लोगों को अपनी जगह पर इन प्लेस करने के लिए, माइंडसेट को वैसे ही रखने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में है, उसके लिए बाकायदा इसके सेशंस होते रहने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ साथ एक चीज और, जो लफ्ज आपने इंक्लूसिव इस्तेमाल किया है, आई थिंक मैं रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में उसकी थ्योरी पता ही नहीं है व्हाट इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इज नॉट ऑफ द सेम माइंड। इंक्लूसिव इज व्हाट? डिफरेंट माइंड्स प्रोजेक्टिंग, वर्किंग, कोलैबोरेटिंग फॉर कॉमन गोल। इंडीड। तो हर शख्स डिफरेंट है, उसके डिफरेंस को सेलिब्रेट करते हुए रियलाइजिंग कि भाई हम सब डिफरेंट हैं मगर हमारा कॉज एक है, तो सब लोग अपना अपना इनपुट डालेंगे और अपनी जातियात को पीछे रखेंगे। इंडीड। तो वो कवर हो सकता है। अदरवाइज ये, क्योंकि इंक्लूसिव का भी माइंडसेट होना चाहिए एजुकेशन लीडरशिप में। सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि जो लीडर्स होते हैं या जो भी किसी टीम को या ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं, उनको हमेशा हार्ड टाइम्स देखने पड़ते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस देने पड़ते हैं। और मैं ये मानता हूँ जो विजनरी लीडर होता है उसके डिसीजन जो है ना आम बंदे की समझ से बहुत 200 मील दूर तक जो है ना उनको समझ में नहीं आएगा होगा क्या। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपकी जिंदगी में कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, कोई ऐसा इनिशिएटिव दिया हो जिसमें आपको लोगों ने कहा होगा नहीं सर ये तो आप मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा, आप शायद लॉसेस करवा देंगे, या फॉर एग्जांपल हमारी रेपुटेशन या किसी भी चीज में नुकसान हो सकता है, और जब उसका फ्रूट आता है तो देन अगेन सब हक्के के बक्के भी रह जाते हैं कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस तरह की कोई चीज आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो आपने? मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, स्मॉल और बिग, और ये बहुत कम ऐसे इवेंट होते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होते, बिल्कुल बहुत रेयर होते हैं। और बाकी सब लोग कह रहे होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, देन यू टेक डिसीजन। अच्छा, ये बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो आप एज ए स्कूल या कोई ऐसा एजुकेशनल लीडरशिप में आप ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको अपना डिसीजन तो मैंने अपनी टीम हायर की, शुरू का टाइम था, इट वाज लाइक बैक इन 2020। मैंने एक स्लोगन प्लान किया कि इस वक्त आपने देखा होगा बैग्स आर फुल ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। ऐसा ही है सर। माय स्लोगन वाज, जिस तरह मैंने बात की और लोगों ने माना कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो था लाइटर बैग येट मोर लर्निंग। लाइटर बैग, या तो किताबें इतनी ज्यादा होनी चाहिए, तो हिस्ट्री भी होनी चाहिए, तो सोशल साइंसेज भी होनी चाहिए, तो किताबें ज्यादा होनी चाहिए। आई सेड इस वक्त जो पेरेंट है वो परेशान है, इतनी सारी कॉपीज खरीदता है, इतनी सारी चीजें, पर उसमें से 2-3 चैप्टर्स लोग पढ़ाते हैं, फिर उसमें पूरी बुक भी नहीं हो पाती है, तो पेरेंट्स आर इनटू कंप्लेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने कहा दे दो विद दिस वन। तो फॉर द टाइम दे हैड नो आंसर्स, क्योंकि वो आ रहे थे मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, जहाँ पे सारी कॉपीज है, सारी बुक्स है, मगर आउट ऑफ द ब्लू मून कोई बंदा आके ये बोले नहीं भाई अब वी हैव ओनली 3 बुक्स and 3 copies only,
सही इन अ कंप्लीट सेशन। और फिर मैंने अभी जैसे आई मेंशन अर्लियर कि हमने स्किल्स पे काम करना है, सिर्फ थ्योरी पे काम करके लोगों को फिर आप क्या करेंगे, उसमें वो स्किल्स नहीं होंगी। तो हमने सारा शिफ्ट स्किल्स पे किया, स्किल्स के जरिए उनका इंफॉर्मेशन इंप्रूव होना शुरू हुआ। सही तो वी वर सक्सेसफुली, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और इलाके में ये बात, उस एरिया में खासतौर पे ये बात बड़ी मशहूर हुई। और बाद में उन तमाम लोगों ने जो एकेडमिक हेड्स थे और टीचर्स थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि बच्चों पे बर्डन ज्यादा नहीं डालना होना चाहिए, और उसकी जगह पर आप उनको इंगेज करें इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, अगेन बात थोड़ी सी इंटरेस्ट पकड़ रही है मेरा, तो मैं ये कहूंगा कि ये फिर किस स्टैंडर्ड तक आपने ये रखा है मामला, क्योंकि अगर 3 कॉपीज और 3 बुक्स वाला हो तो जी, जी। अगेन हम जब देखते हैं सिंध गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को, या कोई भी एजुकेशन सिस्टम ले, तो उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं। तो उस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि किस standard हमने ये वाला जो है वो क्लास 5 तक रखा है। क्लास 5 तक हमने इसी को इंटैक्ट किया है। इसमें हमने स्किल्स पे ज्यादा काम किया। देखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वट एवर द लैंग्वेज इज, उसमें उर्दू, इंग्लिश, और उसमें अब हमने सिंधी इनकॉर्पोरेट किया है। तो हम तो सिंधी स्पीकिंग की तरफ भी गए, हम तो फॉर्मेलिटी की तरफ नहीं गए कि भाई हम सिर्फ ये किताब पढ़ाकर लोगों को बता दें कि किताब नहीं, सही। इट्स अ पार्ट ऑफ वेयर एवर यू आर लिविंग। तो ये कल्चरल बात भी है, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो उसके बाद जो है वो जो सब्जेक्ट्स पीछे हमने कवर नहीं किए, वो सिर्फ हमने थ्रू डिस्कशन कवर किए थे। फिर उसके बाद क्लास 6 से फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हिस्ट्री, सही सोशल साइंसेज को फिर हम ऐसे लेते हैं। सही। अच्छा मैम, इस पे आपका क्या इनपुट होगा? ऑब्वियसली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक सिस्टम के लिए। एज इन यू आर हैविंग अ विजन, आप अपने विजन को किस तरह से विजनरी देखते हैं कि आपने ऐसा क्या डिसीजन लिया है। तो इफ आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एग्जांपल ऑफ माय एजुकेशन साइड, आफ्टर कंप्लीटिंग अ मास्टर्स देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सेड कि मास्टर्स तो कर लिया, तो अब बेसिक एजुकेशन तो हो गई है, तो बस करो, यू आर डन विद इट। But then I took a decision, no, I want to study, and because my family supported me and there were no other issues, so I continued my education. Then changing of my field, before starting this recording we were discussing कि अभी मुझे LLB की साइड पे जाना है for international law. तो even people who are highly educated, my fellows, they are saying कि क्यों, मतलब why are you changing your field and why you are moving from MS ELM, that is MS in Educational Leadership and Management, मतलब प्योर एजुकेशन की फील्ड से लॉ की तरफ बिल्कुल ही 360 रोटेट क्यों हो रही हो। तो फॉर मी, आई नो व्हाट इज माय विजन। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि आई एम अ विजनरी टाइप ऑफ अ पर्सन, दैट आई ऑलवेज लुक टू द एंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इन एजुकेशन यू शुड बी नोइंग कॉर्पोरेट साइड का भी आपको बनाना चाहिए, आपको लॉ में क्या है अप टू डेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि it's if I think the same thing to the corporate the organizational side. तो being a true organizational person, आपको बहुत सारी चीजें हैं with time, with 21st century skills, आप किसी एक चीज के साथ स्टिक होकर नहीं रह सकते, especially being the leadership position. You cannot stuck to only one thing. That's what I think. सर अगेन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम भी एक सजा लाइफ का दे चुके हैं, तो हमने एक चीज देखी है, सस्टेन और मेंटेन। ये बड़ी खतरनाक अल्फाज हैं। लोग जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि इंक्लूसिव का वर्ड लोग कह देते हैं, ठीक इसी तरह सस्टेन और मेंटेन जो है बहुत बहुत बड़ा एक मामला है। और जहां पर अगर आपकी लेगेसी का मामला आ जाए और इसमें थोड़ा सा भी आपने सस्टेन और मेंटेन के अंदर कंप्रोमाइज किया तो और ज्यादा इश्यूज हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कि आपने एक शाफ्ट को ही चेंज कर दिया है, बुक से आप स्किल्स की तरफ आ गए। तो अगेन एजुकेशन ट्रेंड्स बड़े ही तेजी से डेवलप हो रहे हैं। इवन हम ये कहेंगे कि भाई यू डोंट नीड, इवन आई जस्ट बिलीव माई सेल्फ के यू डोंट नीड टू गो विद द बुक्स एंड कॉपीज। What you have only YouTube. You may just type whatever you wanted to know from the world, not only from the Pakistan and some specific place. पूरी दुनिया से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी within a few seconds.
अब वो सही। जमाना भी नहीं है कि भाई मुझे बुक्स वहां से मंगवानी है तो यहाँ आएगा। यानी कि एजुकेशन ट्रेंड्स के हवाले से मैं देखूं तो बहुत ही ड्रेस्टिकली चेंज होगा। इसी चीज में अगर मैं रिसर्च की बात करता हूँ तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जब भी हम बात करते हैं तो अगेन मुझे यूट्यूब नजर आ जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अभी देखें तो 23 बिलियन से अबव ट्रैफिक इस वक्त, यानी कि दुनिया के टॉप पे गूगल के बाद, गूगल के पास 28 बिलियन की ट्रैफिक है और यूट्यूब के पास 23 बिलियन पॉइंट 8 की ट्रैफिक है। तो ये ट्रैफिक ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं आई, ऑब्वियसली पूरी चीजें हैं, डेटा है, सब कुछ है, तभी ये हुआ है। तो एक जगह पर हम देखते हैं कि भाई एक तो ट्रेंड्स तेजी से डेवलप हो रहे हैं, दूसरा रिसर्च में बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि भाई जिसका नाम ही रिसर्च है, यानी कि दोबारा से दोबारा प्राइमरी सेकेंडरी ये मामला चलता ही रहेगा। मतलब हम जब भी देखते हैं तो ये मामला है। उसके बाद आपको कुछ चीजों की पोजीशंस को भी देखना पड़ता है। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि आप किस तरह अपने आप को अप टू डेट रखते हैं सारी चीजों में, क्योंकि अगेन आज के बच्चे जो हैं और इवन पेरेंट्स भी बच्चे की कॉपीज वगैरह देखते हैं और जितना उनके पास टाइम होता है, कभी क्या कभी किस कदर मामला होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी बोला, कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कभी टीचर्स के हवाले से कंप्लेन, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। मगर जब एक लीडर मामला को सॉल्व करता है तो वो अपने आप को हर मामले में अप टू डेट रखता है कि भाई मेरे यहाँ करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है, मेरे जस्ट लाइक जो वैल्यूज दिए गए वो क्या है, या मेरी रेगुलेशंस क्या है, या हमने क्या लॉज ड्रॉ आउट किए हैं यहाँ पर सारी चीजों के लिए। तो उस हिसाब से आप किस तरह अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखते हैं, अप टू डेट रखते हैं? देखिए, टोटल जो इसके भी 2-3 ऐसे एक्सपेक्ट है। आप क्या ट्रेंडिंग चीजों को और वो जो लॉन्ग लास्टिंग है, देखिए चीजें इमर्ज हो रही हैं, इंडीड, ठीक है ना। आपकी थिंकिंग भी इमर्जेंट होनी चाहिए, एनालाइजिंग हो, सही, आप एनालिटिकल पोजीशन में हो कि आप क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को रिसर्च मोड में रखते हैं हमेशा। इन अदर वर्ड्स कि आपको नया कुछ पता चले, ये क्यूरियोसिटी वाली जो बात है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड कम से कम इक्विप्ड हो, अपडेटेड हो। एक तो ये वाली बात हो गई। फिर इसके साथ साथ अपने सिस्टम को विजिट और रिविजिट करते रहे। फिर मैंने बताया, इसको मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने आप को, मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने सिस्टम को आगे की तरफ लेके जाना है तो मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेकर आऊं तो मैं यहीं तक ला सकता हूं, और आपको मजीद आगे ले जाने की मुझे सबसे पहले आगे लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो, यही ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की बात भी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए अपनी एजुकेशन जो आपका एक जो आपके प्लेटफॉर्म से जा रही है उसको सस्टेन करने के लिए उसको रीचेकिंग मोड पे रखना होता है। फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। फिर आपके पास ऐसे मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जिससे आप डबल चेक करते हैं कि ये वाकई में उसी मोड में चल रहा है या कुछ और चलने लगा है, बिकॉज यू रिलाई ऑन मॉनिटरिंग टूल्स। आप किस तरह से अपने सिस्टम को जो है ना मॉनिटर करते हैं, बट कितना, हाउ इफेक्टिवली यू मॉनिटर, दैट डिपेंड्स ऑन। तो अच्छा, ये अगर आपके कॉन्सेप्ट में ये है और आपके ये दोनों, मैं इसको दो आंखें समझता हूँ, सस्टेन और मेंटेन, इनको दोनों निगाह से ही देखना चाहिए कि आया आइदर जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो नीचे इम्प्लीमेंट हो रही है, ट्रिकल डाउन हो रहा है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, और उसका इफेक्ट्स के आने के बाद वो कैसे पता चलता है यू आर ऑन द ट्रैक, द फीडबैक कमिंग है। तो ये ट्रायंगल हो गया। आप सस्टेन तो कर ही रहे हैं तो मेंटेन भी कर रहे हैं, मेंटेन के साथ आप जो दोबारा सस्टेन करने में चीजों में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे वो फीडबैक है कमिंग इन, जिन जो आपको मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, तो हम बच्चों से भी फीडबैक लेते हैं, पेरेंट्स से भी लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा लग रहा है। मिसाल के तौर पे भी इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स एक माइंडसेट है, लोग इंजीनियरिंग माइंड है, कुछ बच्चे उसमें, वो कम से कम आप उनको वो टाइम तो दें कि उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट है या नहीं है। वो वैसे ही बच्चों में पता चल जाता ही है, तो आपने एक्सपोजर दिया और आपको पता चल गया बच्चों का माइंडसेट है। अच्छा, यू कांट टीच एवरीवन रोबोटिक्स, एटलीस्ट बाय गिविंग दिस एक्सपोजर टू ऑल ऑफ देम यू रियलाइज कि ये वाला करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे उस पर आ रहे हैं। तो हमारे ये मसला ये है कि सबको मैथ्स का एक्सपर्ट बनाना है, हमारे सबको साइंस में एक्सपर्ट बनाना है, साइंस ऐसे पढ़ानी है कि जैसे सबको डॉक्टर्स बनना है। मैं समझता हूं कि जिसको मैं समझता हूं, और मैंने इसको अपने टीचर्स में भी अतीक ये बता रखा है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं है ना तो उसको मैं प्रेशराइज नहीं करो,
ही इज नॉट ऑफ दैट माइंड कि कुछ और बनेगा। बिल्कुल। वी बिलीव एज एन एजुकेशनिस्ट, और हमने अपने ही सिस्टम में ये बात है कि एवरी चाइल्ड इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी जबरदस्त थ्योरी है। एवरी चाइल्ड इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, द डिफरेंस इज ओनली देयर इंटेलिजेंसेस आर डिफरेंट। तो मैं वर्बल लिंग्विस्टिक अगर किसी को बनाने की कोशिश करता हूं, मैं सारी क्लास को मैं बोलूं नहीं तुम अच्छे प्रेजेंटर बन जाओ, तो वो एक अच्छा प्रेजेंटर आप सबके पीछे। हमारे यहाँ जहां पर जबरदस्ती आती है ना, वहां पर रिबेलियन अप्रोच आती है। हम ये बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस किसी का है वी मस्ट सेलिब्रेट इट, एटलीस्ट बाकी की स्किल्स इतनी आनी चाहिए कि वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली, वी कीप वी ट्रैवल बिटवीन टू, आई मीन सस्टेन एंड मेंटेनेंस के लिए। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली चीजें तो मेरे दिमाग में बहुत सारी आ रही हैं, Yes. मैं टाइम की कैद की वजह से बड़ा ही मजबूर हो रहा हूँ। अगेन मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू Sure. वंस मोर, Pleasure. वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दीज ऑल थिंग्स। Pleasure is all एक mine. दो सवाल मेरे जहन में घूम रहे हैं, मगर मैं टाइम की वजह से वो नहीं कर पाऊंगा। मगर लास्टली ये आपसे जरूर चाहूंगा कि आप हमें कोई सजेशन दें, द पीपल हु आर परसुइंग द एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट। आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन की, करिकुलम की, और इस तमाम मामलात में चीजों को डील करने के हवाले से, तो आपकी क्या एडवाइस होगी द पीपल हु आर वांटेड टू परसू एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट? या इस वक्त जो जरूरत है मुआशरे को, थ्योरी के साथ स्किल्स बहुत जरूरी है। सही सर। मैं एजुकेशन लीडरशिप पोजीशन पे जो लोग मौजूद हैं, जैसा कि खिज़र साहब ने कहा कि एंड प्रोडक्ट क्या है, वो मुआशरे के लिए कितना सूटेड है। बिल्कुल मेरे ख्याल में करिकुलम कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सही। कुरान शरीफ और शरिया ये एक पैटर्न चीजें हैं, इसके बाद सारी सेकेंडरी है, वो चेंज हो सकती है। करिकुलम चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज हो सकता है, अप्रोच चेंज हो सकती है, विजन चेंज हो सकता है। अब एक साहब ने जो विजन बनाया था 25 साल पहले, अभी भी वो साहब उसी विजन में है, तो मुझे अफसोस है। इसका मतलब है कोई इसमें रिसर्च नहीं है। आंखें बंद करके 25 साल पूरा इंस्टीट्यूशन चला लिया। अभी जो इस वक्त जरूरत है बच्चों की, इस वक्त आपको मैं बताऊं, वेरी सैडली सर, मुझे एजुकेशन के लिए स्किल्स की जरूरत है। दिस इज अ सेंटेंस, व्हाई मुल्क में और हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं। मैंने तो मैट्रिक किया था, उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पेश आई। अच्छा, क्योंकि मैं कामयाब हूं, आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा एजुकेशन इज फॉर व्हाट पर्पस, इज इट फॉर बिजनेस और इज इट फॉर योर शऊर। किसके लिए? मुआशरे में क्या सिर्फ और सिर्फ अर्निंग इज इंपॉर्टेंट? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए मैं समझता हूं कि मुल्क के जो एजुकेशन लीडरशिप के लोग हैं, इस पर पैनल डिस्कशन करें और लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे, भाई इट्स नॉट एवरीथिंग यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। अदरवाइज नहीं तो सारे लोग छोड़ के सारा काम करने लग जाए, बस यही। फिर उसके बाद हमारा जो वो कहते हैं ना कि रमक, इल्म की रमक फिर कहाँ रह जाएगी अगर इसको हम एसोसिएट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसको देखना भी है। So Fatma, you are also a scholar, so you are doing your own ELM degree. What would you love to suggest the people who wanted to pursue ELM? Okay, so I think I would like to say that every person is a leader itself, अपने डिपार्टमेंट। मतलब अगर मैं टीचर हूँ तो मैं लीडर हूँ अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ। द थिंग इज दैट वी नीड टू डिस्कवर आवरसेल्फ एज अ लीडर। सिर्फ हमारी कमी वहाँ रह जाती है जहाँ पे हम खुद को अपग्रेड नहीं करते, अपनी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं जाते। स्पेशली एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू से कि हमारा एजुकेशन सेक्टर इस चीज में बहुत पीछे रह गया है। हम टीचर्स को प्रोफेशनल समझते ही नहीं है, पार्ट टाइम जॉब समझते हैं, जबकि टीचर्स जो हैं वो दे नीड टू बी हाईली प्रोफेशनल, हाईली दे शुड नो व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड परस्यू फॉर द डिग्री। स्पेशली अगर आप कहीं टीचर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असेंबली में भी टीचर लाइसेंसिंग का जो बिल है वो पास हो गया है,
और वी होप फॉर द बेस्ट कि वो कभी लाइसेंसिंग जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, जिसके लिए वी डोंट नो व्हाट दे हैव गिवन क्राइटेरिया। तो एटलीस्ट गो फॉर डीएड और एमएड डिग्री। अगर आप टीचिंग के कोई फील्ड में कोई जाता है और बीएड और एमएड में जब हम खुद को इनरोल करते हैं तो डेफिनेटली उसमें टीचर लीडरशिप का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं। आपको अच्छा लीडर कैसे बनते हैं, इफ यू वांट टू बी अ विजनरी यू शुड नो व्हाट इज अ विजनरी लीडरशिप, हाउ आई केम टू नो ऑब्वियसली थ्रू माय डिग्री। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर असाइनमेंट, सो दैट्स थ्रू आवर डिग्री ओनली। और whatever we are doing, I worked with a transliteracy program, that was because of degree. I went to a Darul Arqam slum school area where we train teachers, that's because of this degree only. और inshallah upcoming session में I'll be joining a very renowned school. I won't be sharing its name here, but it's a very renowned and elite school for a preschool, so that's because of my degree. तो टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जैसे हम एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, इसी तरह टीचर बनने के लिए भी टीचिंग की डिग्री है जिसको हमें परस्यू करना चाहिए। That's all. At the end of the day, what I learned, you should make your specialization, whatever you are pursuing in your Yes. future. That's very true. And highly honored to have you both Pleasure. on my Thank show. you. And Pleasure talking to thank you. you so much, ma'am Sadia. Just because of you, I'm able to meet these precious persons and learn so much from them. And stay tuned. This is ABFM Digital.